मेरे बारे में बताया गया, मेरा नाम मुकेश कोठारी है और मैं राजस्थान भीलवाड़ा से आपके बीच में आया हूं। बहुत जोरदार प्रोग्राम अभी चल रहा है लगातार, और भी थोड़ा सा इस प्रोग्राम को हम सीरियस करने जा रहे हैं। देखिए, कितना भी वंदे मातरम बोल दें, कितना भी जय आर सिंह बोल दें और कितना भी चार्ज हो जाएं, शॉर्ट टर्म चार्जिंग के लिए आप 1000 तरह के काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा क्या करें कि पूरी जिंदगी ही चार्ज हो जाए। और जब तक इस पूरी जिंदगी के चार्ज का सूत्र हमारे पास नहीं है, हम कई बार चार्ज होंगे, फिर डिस्चार्ज होंगे, चार्ज होंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे। एक आम आदमी की तरह हमारी जिंदगी चलेगी। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं मैथमेटिक्स में बहुत कमजोर था, और जब भी ईयरली मेरे मैथमेटिक्स का एग्जाम होता था ना, तो उस एग्जाम के दिन मैं सोचता था कि भाई मैं रोज मैथमेटिक्स नहीं पढ़ता इसलिए कमजोर हूं, इसलिए अगली बार एग्जाम देने से पहले 365 दिन ही मैं 1 घंटा रोज मैथमेटिक्स पढ़ूंगा। यह प्रण मैं करता था एग्जाम देते वक्त, लेकिन एग्जाम खत्म होते ही मैं भूल जाता था, फिर अगले साल फिर प्रण करता था। और इस तरह से एक आम आदमी पूरी जिंदगी निकाल देता है, कल से चालू करूंगा। क्यों ना हम जिंदगी का ऐसा और इस तरह का मकसद बना दें कि पूरी जिंदगी हमारी चार्ज हो जाए। तो पूरी जिंदगी को चार्ज करना चाहते हैं? पीछे वाले थोड़े कमजोर लग रहे हैं मुझे। करना चाहते हैं? धन्यवाद। तो मैं आपको बता दूं कि 1973 में जन्म के बाद मैंने अपनी पूरी इंटायर एजुकेशन जो है भीलवाड़ा राजस्थान में पूरी की। आई एम सिंपली बीकॉम। आप में से बहुत सारे लोग मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, समझदार होंगे, बुद्धिजीवी होंगे, बुद्धिशाली होंगे, बड़े बड़े पदों पर रहे हुए होंगे, बड़े बड़े दिमाग उनके पास होंगे, बड़ा बड़ा एनालिसिस वो कर जानते होंगे। और मैं हर मायने में उनके अनुभव को सैल्यूट करता हूं, और मैं आपको अपना गुरु बनाने के लिए तैयार हूं। जिंदगी, पूरी एंटायर जिंदगी में आपको अपना गुरु बनाने के लिए तैयार हूं। लेकिन आज इस होल की अगर हम बात करें और आज इस सब्जेक्ट की बात करें तो उसका नाम है आरसीएम। और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इस होल में एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसका आरसीएम में मेरे से ज्यादा अनुभव है। हेलो, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं। हेलो, थैंक यू। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। तो हम एक सौदा करते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं। रेडी हैं आप? थोड़ा वॉल्यूम कंट्रोल कीजिए। एक एग्रीमेंट करते हैं। एग्रीमेंट ये है, 30 मिनट के लिए गुरु में और जिंदगी भर के लिए गुरु आप। हेलो, चलेगा क्या? सौदा भाई एक तरफा है, फिर भी मैं आपको दे रहा हूं। सिर्फ 30 मिनट मेरी बात आप सुनेंगे और पूरी जिंदगी भर मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूं। हर मायने में आपको अपने जीवन का गुरु बनाने के लिए तैयार हूं। रेडी? तो बीकॉम का एग्जाम देने के बाद मैंने इकोनॉमिकल करियर चालू किया था एक प्राइवेट नौकरी से, क्योंकि पिताजी जो थे करोड़पति थे। यस, हाँ, सत्यनारायण की कथा नहीं कि हर चीज में स्वाही बोले। बिल्कुल आपको एनालिसिस करना है और उसके बाद ही उसका जवाब आपको देना है। आई एम सिंपली बीकॉम। और बीकॉम का एग्जाम देने के बाद ही एक प्राइवेट नौकरी से करियर चालू करना पड़ा। बेसिकली परिवार का जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड था ज्यादा अच्छा नहीं था। जब मैं 9 साल का था तब मेरे फादर रिटायर्ड हो गए थे, डिफेंस के अंदर थे, तबीयत साथ नहीं देती थी। वक्त से पहले उनको कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना पड़ा। और जब फादर का रिटायरमेंट हुआ तो हम सारे भाई बहन स्कूल कॉलेज में पढ़ा करते थे। पूरी फैमिली में सबसे छोटा था मैं। और जब मेरा अंतिम एग्जाम हुआ तो मेरे माँ बाप बहुत प्रसन्न हुए। मेरे माँ बाप ने मुझे इशारों में समझाया कि बेटा, हमारा काम पूरा हो गया है, हमारा टारगेट भी पूरा हो गया है, आज से तुम्हारा चालू हो गया। और जीवन की हकीकत से सामना चालू हुआ। 750 रुपए की नौकरी से करियर चालू किया। लगातार 7 से 8 साल के बीच में मैंने प्राइवेट नौकरी की। नई नई चीज की मैं तलाश करता रहता था नौकरी के दौरान भी, क्योंकि नौकरी के दौरान मुझे लगता था कि किसी ने मुझे बांध दिया है। मुझे खुलकर जीने की आजादी नहीं थी, मुझे खुलकर सपने देखने की आजादी नहीं थी, मुझे खुलकर कोई क्रिएटिविटी करने की आजादी नहीं थी। मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल कर ही नहीं सकता था। मेरे ऊपर एक बॉस होता था, वो हमेशा मुझे बार बार ये समझाता था कि दिमाग नहीं लगाना, जितना कहा जाए उतना करना। 8 साल की मैंने इस तरह की जिंदगी निकाली। रूटीन एकदम फिक्स था। रोज सुबह उठता था, तैयार होता था, नाश्ता करता था, टिफिन भरता था, खाली करता था, वापस आ जाता था। दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, हमेशा ही मैं यही काम करता था।
कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि भगवान ने मुझे पैदा ही इसीलिए किया है कि जा बेटा टिफिन भर और खाली करके वापस आ जा। मुझे नहीं लगता था कि शायद मैं इस जीवन में कुछ नया करने के लिए आया हूं। एक जिंदगी में शनिवार का दिन, और आज भी शायद शनिवार ही है, ये तो कहीं ना कहीं आपकी और मेरी कहानी मिल रही है। शनिवार के दिन मुझे एक अपॉर्चुनिटी का सामना हुआ। मेरे बॉस के द्वारा मुझे पहली बार एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताया गया जो नौकरी के साथ कर सकते हैं, जिसमें पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, जिसमें दुकान लगाने की जरूरत नहीं है, और मुझे बताया कि टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। इस तरह के बिजनेस को मैं सिर्फ ये जानने के लिए चला गया कि बिना टेंशन का भी बिजनेस होता है क्या। और अल्टीमेट मैं इस बिजनेस में आया। शुरुआती बहुत सारे संघर्ष मेरे साथ रहे। कभी बिजनेस अप होता था, कभी डाउन होता था, कभी गलती हो जाती थी, लेकिन सीखते सीखते एक साल जब बीता तो मैं इस बिजनेस के शुरुआती 4 रॉयल्टी अचीवर में से एक था। मेरी सैलरी उस समय 13,000 रुपये थी। हालांकि सन 1999 में 13,000 रुपये छोटी मोटी अमाउंट नहीं होती थी। आई नो वेरी वेल, और आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि 1999 में एक कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एक IAS अफसर की सैलरी 9,998 रुपये बेसिक होती थी। जब मेरी 13,000 सैलरी थी, सब कुछ ठीक था। मैं इस जीवन में, इस बिजनेस में आया आजादी के लिए कि मैं कुछ नया करूं, मैं कुछ बड़ा करूं, ऐसा कर जाऊं, शायद मैं जिसके लिए पैदा हुआ वैसा कर जाऊं। और इसी वजह से इस बिजनेस में आने के बाद मैंने संघर्ष किया, और एक साल के बाद जब मैं 13,000 से सैलरी से 23,000 की इनकम पर RC में पहुंचा, मैंने एक अनोखा निर्णय लिया। ऐसा निर्णय उस समय कोई नहीं लिया करता था इस हिंदुस्तान में, क्योंकि आज के 17 साल पहले और डायरेक्ट सेलिंग का जो हिंदुस्तान में समय हुआ है वो लगभग 20 साल का है। हेलो, 17 साल मुझे इस सिस्टम में लगभग हुए हैं, और 20 साल टोटल हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का पूरा जीवन है। लेकिन मैं जब इस सिस्टम में, इस डायरेक्ट सेलिंग में एज ए कैरियर आया था, उस समय हिंदुस्तान का एक भी आदमी डायरेक्ट सेलिंग को कैरियर के रूप में नहीं पकड़ता था। कोई ये समझता ही नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग एज ए कैरियर हो सकती है, क्योंकि यहां की किसी भी कोर्स में डायरेक्ट सेलिंग का नाम नहीं था, क्योंकि यहां की किसी भी पत्रिकाओं में, किसी भी उपन्यासों में डायरेक्ट सेलिंग का नाम नहीं था। कोई भी IAS अधिकारी और कोई भी कर्मचारी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नहीं जानता था। कोई भी मजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नहीं जानता था। कोई भी पार्षद और कोई भी प्रधानमंत्री और कोई भी नेता ये नहीं समझता था कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है। सब लोग कंफ्यूज थे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, व्हाट इज द डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग और मनी सर्कुलेशन जितनी भी स्कीमें उस समय पूरी हिंदुस्तान में चलती थी, उसमें कॉमन चीज थी, एक कॉमन चीज थी वो कि हर जगह आदमी को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए मेंबर बनाना पड़ता था। किसी को आगे चेन में डिस्ट्रीब्यूटर बनाना पड़ता था, किसी नेटवर्क को बढ़ाना पड़ता था। तो आम आदमी बड़े कंफ्यूज होते थे कि वो जो स्कीम आई थी उसमें भी मेंबर बनाते थे, तुम आए हो तुम भी मेंबर बनाते हो। तो जब दोनों चीजें सेम है तो ये मेंबर बनाने वाली सारी कंपनियां एक जैसी है। मुझे अच्छी तरह पता है, जब मैं किसी सभ्य और पढ़े लिखे आदमी को ये बिजनेस बताने जाता था तो कहता था, सर हमारे पास तो नौकरी है, हम क्यों करें। क्योंकि उस समय ऐसा मानते थे कि जिन लोगों के पास सब काम होता ना, उनके लिए बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होता, जो बेरोजगार होते हैं, जिनके पास कोई रिपोर्टेड काम नहीं होता, वो इस तरह के बिजनेस को करते हैं। भाई और बहनों, आज के 17 साल पहले जब इस बिजनेस को चालू किया, कोई समझने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन मैंने एज ए फुल टाइम इस बिजनेस में आने के लिए सोचा, एज ए कैरियर सोचा, एक पूर्वानुमान लगाया। क्या समझाना चाहता हूं आपको, जीवन में जब आप आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने में जब आप टॉप के मुकाम को हासिल करते हैं, तो उसके अंदर सबसे बड़ा विषय जो है वो है आपका पूर्वानुमान। आज किसी भी साइंटिस्ट की बात कर लें, किसी भी टेक्नोलॉजी की बात कर लें, किसी भी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग की बात कर लें, वही लोग टॉप पर हैं जिन्होंने पूर्वानुमान लगाया। जब 1G का काम चलता था तब 2G का पूर्वानुमान लगाया, 2G के समय 3G का पूर्वानुमान लगाया, 3G के समय 4G का पूर्वानुमान लगाया, और अब 4G के बाद 5G और 6G की तैयारी चालू है मेरे भाइयों। पूर्वानुमान तो आपको लगाना पड़ेगा। 17 साल पहले इसके बेसिक चीजों को समझते हुए मैंने पूर्वानुमान लगाया,
और मैं इस सिस्टम के फुल टाइम इस बिजनेस में आ गया। उस समय मेरा कोई भी साथ देने के लिए तैयार नहीं था, इंक्लूडिंग माई फैमिली। कोई भी आदमी इस बात के लिए सहमत नहीं था कि तुम्हें इतनी अच्छी नौकरी को इस बिजनेस के लिए छोड़ना चाहिए। खैर, मैं इस बिजनेस में फुल टाइम आ गया और मैं काम करने लगा। मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको? मैं ये समझाना चाहता हूं कि इस बिजनेस में काम करते करते जब मैं इस बिजनेस का टेक्निकल एचीवर बना, जब 50-60 हजार रुपए की इनकम आने लगी, उस समय क्या माहौल था हिंदुस्तान में, मैं बता देना चाहता हूं। ये 2003 और 4 की बात है। मैं एक बैंक मैनेजर के पास गया। बैंक मैनेजर से कहा कि मेरी इनकम भाई 60 हजार रुपए की है, मुझे कार लेनी है, प्लीज आप मुझे कार लेने के लिए लोन दे दीजिए। बैंक मैनेजर ने कहा कि आपकी इनकम कितनी है? मैंने कहा 50 से 60 हजार रुपए पर मंथ। तो उसने कहा 100% आपको लोन मिल जाएगा। आप ये बताइए कि आप करते क्या हैं? मैंने कहा मैं आरसीएम करता हूं। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, वास्तव में करते क्या है? क्योंकि उसके खानदान में भी किसी ने नहीं सुना था कि ये बिजनेस है, ये कैरियर अपॉर्चुनिटी है। उसे लगता था कि ये स्कीम है, ऐसी स्कीम में बहुत सारे लोग होते हैं। और उसने मेरे उस लोन को रिजेक्ट कर दिया था। मेरे घर उस लोन को उस समय रिजेक्ट किया। और आज मेरी 10 करोड़ की भी फाइल होती है ना बैंक में, तो मैं 10 मैनेजर को आपस में टकरा देता हूं। मैं उनसे एक ही प्रश्न करता हूं अपने चैम्बर में कि मैं अगर आपसे 10 करोड़ का लोन लेता हूं तो आपको यह साबित करना पड़ेगा, आपको यह बताना पड़ेगा, मुझे कन्विंस करना पड़ेगा कि मैं आपसे ही लोन क्यों लूं, आप ही की बैंक से लोन क्यों लूं। उन्हीं दिनों मेरे दोस्त बड़ा हुआ, उसकी शादी की बात चल रही थी। मैं उन घटनाओं को सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता हूं। उस समय लड़की वाले देखने वाले आने लगे। मेरे दोस्त शादी लायक हो गया तो एक लड़की के पिताजी मेरे दोस्त के पास आए। उन्होंने कहा बेटा सब कुछ ठीक है, अब तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि मैं लड़की की शादी करने जा रहा हूं, मेरी लड़की की शादी तुम्हारे साथ करने जा रहा हूं, तुम मुझे सिर्फ इतना सा बता दो कि करते क्या हो। वो कहता मैं आरसीएम। वो कहता नहीं आरसीएम तो ठीक है, वो तो स्कीम है, करते क्या। और आपको आश्चर्य होगा कि मेरे उस दोस्त को रिजेक्ट कर दिया गया था। रिजेक्ट इसलिए कर दिया गया था क्योंकि वो कोई ट्रेडिशनल वर्क नहीं करता था, जो दुनिया मानती थी वो वर्क नहीं करता था। ये बात तो ठीक उसी तरह है जब एडिसन ने लोगों को बताया कि मैं दिन में सूरज बना दूंगा। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि दिन में कैसे सूरज हो जाएगा, लेकिन उसकी सोच, उसके कमाल ने काम किया कि आज बल्ब बनाकर उसने ये दुनिया को 24 आवर्स का वर्किंग करने वाला साम्राज्य बना दिया कि आज बल्ब जलाकर आप 24 ही घंटे काम कर सकते हैं, ना दिन होता है ना रात होती है। हेलो, मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। अब मैं आगे की बात कर रहा हूं आपसे। मैं इस बिजनेस में संघर्ष करता गया। 2,85,000 का मेरा एक महीने का कमीशन आया था। ये अक्टूबर 2003 की बात कर रहा हूं, 2000 से 2003 के बाद बीच में बात कर रहा हूं। 2,85,000 का एक महीने का कमीशन। मारुति 800, उस समय 4 कंपनियां हिंदुस्तान में होती थी कार की। एक होती थी एम्बेसडर, फिएट, महिंद्रा की जीप लगती थी, और मारुति 800 नई आई थी। 1,75,000 की आती थी। समाज का जो सबसे अच्छा तकबा होता था उसके पास मारुति 800 होती थी। और मैंने एक चेक से लिया था 1,75,000 की, वो एक मारुति कार थी। 2,85,000 का मेरा कमीशन था। मैं एक बार में उसको उठा के लेके आया, लोन के लिए वापस नहीं गया। हेलो, अब कहानी थोड़ी बदलती गई। 2,85,000 के कमीशन पर मुझे थोड़ी गलतफहमी हो गई। जब आदमी थोड़ा आगे बढ़ता है ना तो कुछ गलतियां कर लेता है। और इतनी नेगेटिव बात इतनी बड़े खचाखच लोगों में मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो समय मैंने बर्बाद किया, अपनी लाइफ का जो इंटायर सबसे अच्छा समय मैंने बर्बाद किया, वो आप नहीं करें। क्योंकि मेरे भाई उस समय मेरे साथ हुआ क्या था, मैं गलती से ये मान बैठा था कि साला मैं तो सांप बन गया। मुझे ऐसा लगता था कि दुनिया का सबसे समझदार आदमी मैं हूं। मुझे ऐसा लगता था कि दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी मैं हूं, मेरे से ज्यादा कोई नहीं समझता। और मैंने इस बिजनेस के मूलभूत सिद्धांतों को इग्नोर करना चालू कर दिया, बिल्कुल इग्नोर करना चालू कर दिया। और आपको आश्चर्य होगा कि किसी भी चीज पर चढ़ना बहुत मुश्किल काम होता है और बहुत मेहनत लगती है, और उतरने में केवल एक धक्का चाहिए। अगर किसी को आप पहाड़ पर चढ़ा दें
चढ़ने में उसे बहुत वक्त लगेगा, अगर कोई चढ़ाए तो भी बहुत लगेगा, लेकिन अगर उस पहाड़ से उसको नीचे अगर उतारना है ना तो एक लात मारने की जरूरत है, केवल सीधा नीचे आएगा। और कहते ना मेरे भाई, गलतफहमी में मत आना, ऊपर चढ़ना बहुत कठिन काम होता है, लेकिन उतरते में टाइम नहीं लगने वाला। जब भी गलतफहमी होगी सीधा नीचे आके गिरोगे। और मेरे साथ ऐसा ही हुआ, 2,85,000 का कमीशन मेरा 2,500 ऊपर पा गया 1 साल के अंदर, क्योंकि मैंने इस बिजनेस के मूलभूत सिद्धांतों को इग्नोर किया। विजय विरोधिया जी ने अभी एक कविता का जिक्र किया, हरिवंश राय बच्चन की वो कविता, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बचपन में वो कविता मैंने भी पढ़ी है, मैंने भी सुनी है। जब मेरा 2,500 का कमीशन आया ना मेरे भाई, थोड़ा सा सोचो, 2,85,000 से 2,500 यानी लगभग 1% से भी कम। थोड़ा सा आप बिलीव कीजिए, थोड़ा सोचिए कि आपकी 10,000 सैलरी है और अगले महीने आपको सरकार 100 रुपए ही दे तो क्या होगा? आपको पूरा दिमाग खराब हो जाएगा कि 100 रुपए में करना कैसे। ठीक यही कहानी मेरे साथ भी थी जब मैं 1 महीने तक डिप्रेशन में रहा। 1 महीने तक पूरा डिप्रेशन में, मैं समझ नहीं पाता था कि मैं अब लोगों को जाके क्या जवाब दूंगा। जिन लोगों के सामने मैंने बड़ी बड़ी बातें की हैं उनका होगा क्या? अब मैं उनके सामने नजरों से नजर कैसे मिला पाऊंगा? तभी मेरी गुड़िया उस समय 3री क्लास में पढ़ती थी, हिंदी की यही कहानी, यही कविता वो गा रही थी। मैंने अपने पीलो को अपने कानों पर लगाया हुआ था, मैं कोई आवाज सुनना नहीं चाहता था, उस समय किसी से मिलना नहीं चाहता था। मेरी गुड़िया को मैंने रिक्वेस्ट किया था कि बेटा तुम बाहर जाओ, मुझे थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन 3री क्लास के बच्चे को आप क्या समझा पाएंगे? मेरी गुड़िया ने कहा आप डिस्टर्ब हो रहे हैं तो आप जाइए ना, मैं तो यहीं पढ़ाई कर रही थी और यहीं करने वाली हूं। बच्चों के सामने चलनी नहीं थी और उसने बोलना चालू किया। बोलते 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 वो एक ऐसी लाइन पर आए, उस लाइन को मैंने बचपन में कई बार पढ़ा लेकिन हाईलाइटेड नहीं हुआ, लेकिन उस दौर में एकदम उस लाइन को मेरे दिमाग ने कैच किया। उसने पढ़ते पढ़ते बोला कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल तुम, नींद चैन की त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बगैर जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। दुनिया के 99% लोग असफलता की चुनौती को स्वीकार नहीं कर पाते। जब वो किसी भी फील्ड में असफल होते हैं तो उस फील्ड के रास्ते ही बदल दिया करते हैं। एग्जाम्पल देके समझाते हैं। एक आदमी ने डायमंड का कारोबार चालू किया, डायमंड में नाकामयाब हो गया, उसने लोहे का चालू कर दिया। उसने सोचा कि डायमंड में अगर मैं नाकामयाब हुआ हूं तो लोहे में जरूर काम हो जाऊं। लोहे में चालू किया, लोहे में नाकामयाब हो गया तो किराने का चालू कर दिया, किराने में नाकामयाब हो गया तो जूते का चालू कर दिया, जूते में नाकामयाब हो गया तो पान का चालू कर दिया, पान में नाकामयाब हो गया तो आत्महत्या कर दी। उसे लगता है कि शायद मैं ये बदल दूंगा तो कामयाब हो जाऊंगा। बदलना किसी भी समस्या का इलाज नहीं है मेरे भाई। दुनिया के किसी भी सेक्टर में किसी भी व्यक्ति को जो सबसे टॉप पर गया है उसकी जीवन को आप में बिना बताए समझकर आप पढ़ लो। उसमें सिंपल लिखा होगा कि इस फील्ड में इसने काम करना चालू किया, ये अनसक्सेस हो गया। इसने एनालिसिस किया, फिर अनसक्सेस हो गया, फिर इसने एनालिसिस किया और ये सक्सेस हो गया और वर्ल्ड का नामिया भी बन गया। और यही मिस्टर संग्राम सिंह ने अभी बोला कि मैं सबसे पहले काम करने लगा, अनसक्सेस हो गया, फिर दूसरी बार अनसक्सेस हो गया, तीसरी बार अनसक्सेस तो हो गया, लेकिन सक्सेस के नजदीक जाकर अनसक्सेस हुआ और चौथी बार में मैंने अपने टारगेट को पूरा कर लिया। दुनिया के हर सफल आदमी की दोस्तों कहानी यही है। वो एक ही फील्ड में पूरा दम लगाकर गिर गए थे और आज उस फील्ड के ही वो ज्ञाता है, महानी है, महाज्ञानी है। मेरे भाई एनालिसिस किया मैंने, लेकिन एनालिसिस करते वक्त किसी भी आदमी से आप पूछना
कि तेरी नाकामयाबी का कारण क्या है, तो 99.99% आदमी कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि नाकामयाबी का कारण मैं हूं। वो हमेशा उंगली को यूं रखेंगे, ऐसा हुआ था मेरे साथ, ऐसा हुआ था इसलिए मैं नाकामयाब हूं, मेरा इसने साथ नहीं दिया था, मेरे उसके साथ नहीं हुआ था, मेरे इसका साथ काम नहीं हुआ था इसलिए मैं नाकामयाब हूं। मैंने एक दिन आरसीएम के टेक्निकल लेक्चर से पूछा, कई सालों से वो पर्ल की पिन लगाकर घूम रहा था। एक दिन मैंने उससे पूछा कि भाई साहब ये आपकी पिन बढ़ती क्यों नहीं? तो वो एकदम सीरियस हो गया, मेरे पास आके बोला, सर मेरी अपलाइन ठीक नहीं है। मैंने कहा यार एकदम सही कहा, अपलाइन तो मेरी भी ठीक नहीं है, हम दोनों भाई भाई। और क्या प्रॉब्लम है? वो कहते हैं डाउनलाइन में नालायक मिल गई। मैंने कहा यार बात एकदम सेम टू सेम चल रही है, और क्या प्रॉब्लम है? वो कहता पिकअप सेंटर वाला भी नालायक। मैंने कहा और क्या प्रॉब्लम है? वो कहता है डिपो वाला भी कोऑपरेट नहीं करता है। मैंने कहा और क्या प्रॉब्लम है? वो कहा प्लान ही गलत है। मैंने कहा और क्या प्रॉब्लम है? वो कहा प्रोडक्ट में भी दम नहीं है। मैंने कहा और क्या प्रॉब्लम है? वो कहता इस बार बारिश भी नहीं हुई है। मैंने कहा और क्या प्रॉब्लम है? वो कहता आर्थिक मंदी चल रही है। मैंने कहा और क्या प्रॉब्लम है? वो कहता बीवी भी मेरा साथ नहीं देती। अरे मैंने कहा बेवकूफ, मैं तेरी सफलता की बात कर रहा हूं। तूने तो पूरी दुनिया की प्रॉब्लम को तेरी सफलता का दुश्मन बना दिया। तू ये भूल गया कि दुनिया में जब आर्थिक मंदी चल रही थी ना, तब भी तेरे क्रॉस लेग में एक आदमी अपनी पिन को बदल रहा था। जब दुनिया में अपलाइनें खराब थी तो भी उसी अपलाइन की डाउनलाइन में एक आदमी अपनी पिन को बदल रहा था। ये जो सिम्टम्स तेरे लिए गलत थे ना, किसी के लिए प्लस भी थे। और इसीलिए जिस समय तू नाकामयाब हो रहा था, उसी समय कोई एक आदमी तेरी ही टीम में कामयाब हो रहा था। उंगली को यूं करने से काम नहीं चलेगा, कितनी भी उंगली को कर लो। अरे इस तरह से उंगली को करके तुम तुम्हारी बीवी को नहीं सुधार सकते, दुनिया तो बहुत दूर की बात है। हेलो, अगर इस पूरे इंटायर वर्ल्ड में अगर कोई चीज सुधारी जा सकती है तो वो एकमात्र चीज है, और कुछ नहीं, आपके हाथ में नहीं है। कितना भी कोशिश कर लो आप, अगर सुधार सकते हो तो खुद को सुधार सकते हो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, इसका मतलब खुद करो। मैंने इस उंगली को यूं किया, एक दिन में भाई साहब मैंने 100 गलतियां लिख दी मेरी। लेकिन ऐसी हिम्मत चाहिए, इसके लिए 200 टन की 20 ट्रेनें बुलानी पड़ती हैं, तब जाके उंगली यूं होती। बाकी आदमी हमेशा इसकी वजह से मैं नाकामयाब। मेरी 100 गलतियां, उसकी मैंने बुक भी लिख डाली कच्ची। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि वो 100 गलतियां एक ट्रेनिंग का विषय है। और आपको आश्चर्य होगा कि ये ट्रेनिंग का विषय पर मैं कब सोचने लगा था, 2005-6 में मैंने इस पे लिखना चालू कर दिया था। और इसके सबूत हैं ये अवधेश जी मुझे रेलवे स्टेशन मालदा में बात कर रहे थे। मैंने अवधेश जी को 5 पॉइंट लिखाए उस समय। मैंने कहा मैं जो एनालिसिस करता हूं उसके 5 पॉइंट आप लिखिए। और अवधेश जी वो बोल सकते हैं, उनको याद भी है 5 पॉइंट। और मैं बता दूं कि मेरी 100 गलतियां, जब अपन बात करेंगे तो कभी हम 3 दिन के रेजिडेंशियल प्रोग्राम में आएंगे तब हम गलतियों की बात करेंगे। लेकिन मैं 2 आज ऐसी गलतियां बता रहा हूं आपको। 50% जीवन में सुधार हो जाएगा, 50% आपके बिजनेस में जितनी भी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। सिर्फ 2 पॉइंट में आपको लिखा रहा हूं। जब भी आप इस बिजनेस में एक कदम आगे बढ़ाएं तो इन 2 चीजों को आप चेक कर लें कि ऐसा तो नहीं हो रहा आपके साथ। पहला कि जो मैं कर रहा हूं क्या मैं अपनी डाउनलाइन से भी करवाना चाहता हूं। जो मैं कर रहा हूं क्या अपनी डाउनलाइन से भी करवाना चाहता हूं। जब भी आप कुछ काम करें तो एक ही प्रश्न बार बार अपने दिमाग से पूछे। अगर जवाब दिमाग का आए ना ऐसा तुझे तेरी डाउनलाइन से नहीं करवाना, तो तू उस काम को उसी समय छोड़ देना। एग्जाम्पल लेते हैं, बात समझ में आ जाएगी। आज बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, इस फंक्शन में हम कंट्रीब्यूशन करते हैं। एक आदमी पे भार नहीं आए इसलिए एक नॉमिनल अमाउंट का एक सिंपल सिस्टम रखते हैं जिसमें इस तरह के डेकोरम को मेंटेन कर पाए। तभी ये सिस्टम बड़े बड़े होते हैं, तभी ये फंक्शन बड़े बड़े होते हैं।
एक तरीका है सिस्टमेटिक, अपनी टीम को समझाओ कि बार पास अवेलेबल है, उसको ले आओ और अंदर घुस जाओ। और दूसरा तरीका है चोर दरवाजे की तलाशी करो। अपनी टीम के 4 आदमी को लेकर आए ना, तो आपको सीधा पास नहीं लेना है, आपको चारों ओर होल के चक्कर लगाना है कि कोई रास्ता है जिसमें मैं डायरेक्ट अंदर घुस जाऊं। और आप पूरे होल का चक्कर लगा रहे हैं, आपको कामयाबी मिल गई। एक खिड़की जो है खुली हुई पड़ी थी, आपको कामयाबी मिल गई और आप अपनी 4 डाउनलाइन को लेकर अंदर कूद गए और सीधा मीटिंग में आ गए। मीटिंग में मुकेश कोठारी बोल रहा था, उसने दम लगाया, चार्ज किया और चारों लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। अब वो समझ गए कि अगली मीटिंग में भी हमें 4 लोगों को लाना है। हेलो, बात आ रही क्या कुछ समझ में? अब चारों आदमी अगली मीटिंग में 4 आदमी को लेकर आए, लेकिन उन्होंने पहले ही दिन पहला ही लेसन समझा था कि कंट्रीब्यूशन नहीं देना है, अपन को तो होल के चारों ओर चक्कर लगाना है। अब वो 4 आदमी को यानी 16 आदमी होल के चारों ओर घूम रहे हैं कि कोई रास्ता मिल जाए। और अगर मीटिंग चल रही है, अंदर धांधू चल रहा है, इधर अवधेशी बोल रहे हैं, एनएच खान साहब बोल रहे हैं, बड़ी ताकत से बात चल रही है, लेकिन मीटिंग आधी खत्म हो गई, वो अभी तक चक्कर ही लगा रहे हैं कि कब अंदर घुसने का टाइम मिले। हेलो, बिजनेस बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा मिस्टर? कम हो जाएगा सर। ऐसा कोई काम मत करना जो तुम्हारी डाउनलाइन से नहीं करवाना चाहते, क्योंकि इस बिजनेस में बोलना कम पड़ता है, करना ज्यादा पड़ता है। क्योंकि कोई भी आदमी जब आपको डुप्लीकेट करने की कोशिश करेगा तो आपके बोलने की चीजों को वो डुप्लीकेट नहीं करेगा, वो लीडर की एक्टिविटीज को डिक्लेयर करेगा कि जो एक लीडर करता है वो काम मुझे करना है, बाकी उन कामों को छोड़। पॉइंट नंबर 2, ऐसा कोई भी काम करने से पहले सोचो क्या मेरी डाउनलाइन भी कर पाएगी। अब दोनों में क्या अंतर है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दोनों सेंटेंस लगभग एक जैसे हैं, लेकिन मीनिंग पूरा अलग अलग है। पहला, ऐसा मत करो जो डाउनलाइन से नहीं करवाना चाहते। अब ऐसा है कि ऐसा मत करो जो डाउनलाइन नहीं कर पाएगी। एग्जाम्पल देते हैं, पूरी बात समझ में आ जाएगी। मुकेश कोठारी ना 2004 में इतना सिंपल आदमी नहीं था जितना आज मैं आपको दिख रहा हूं। 2004 में भाई साहब सांप की तरह भूमिका थी, सीना तान कर घूमते थे, सारी धरती टेढ़ी नजर आती थी हमें लगता था कि दुनिया के सबसे समझदार आदमी हम। जब मैं सेमिनार लेने जाता था ना भाई साहब, तो 3 तो गाड़ियां मेरे साथ चलती थी, 15 आदमी का स्टाफ रहता था। ये जितने भी माइक सिस्टम वगैरह तमाम है ना, वो सब मेरे खुद के पर्सनल हुआ करते थे। ये जो कंपनी का माइक, श्योर कंपनी का माइक आता था उस समय 2003-4 में 25,000 रुपए का, वो मैंने खरीदा था। हिंदुस्तान में 2003 में जब सबसे पहले प्रोजेक्टर आना चालू हुए एलसीडी के, तो वो केवल सोनी कंपनी के आते थे और मैंने 3,75,000 रुपए में वो प्रोजेक्टर खरीदा था। उस समय कोई भी बड़ी से बड़ी लग्जरी गाड़ी भी 3,75,000 रुपए की आती थी। उस समय में उस प्रोजेक्टर पे सेमिनार लिया करता था, लोग बाग देखकर झूमते थे, नाचते थे। हिंदुस्तान में मैं जहां पर भी जाता था मेरी सेमिनार सुपर डुपर हिट हो जाती थी और पूरी सेमिनार में लोग बाग डांस करते थे, लेकिन रिजल्ट 0 आता, ज्वाइन कोई भी नहीं करता, क्योंकि सब लोग तालियां बजाकर कहते थे आदमी बड़ा जबरदस्त है, ये बिजनेस भी बड़ा जबरदस्त है, लेकिन मेरे लिए नहीं है, मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि न तो मेरे पास प्रोजेक्टर है और न ही इतना बड़ा तामझाम है। ये पैसे वालों का बिजनेस है, मैं गरीब आदमी, गरीब किसान हूं, ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है। हेलो, 2003 में जब ये बातें समझ में आई तो मुकेश कोठारी ने एक पूरी प्रथा चलाई कि आज के बाद प्रोजेक्टर बंद, क्योंकि उस समय के हिसाब से प्रोजेक्टर जरूरी नहीं था। आज की दिन में सब पढ़े लिखे जरूरी हैं, सब पढ़े लिखे आदमी हैं, अभी प्रोजेक्टर जरूरी हो गया, क्योंकि वक्त के साथ नियम बदलते रहते हैं। फिर मैंने एक व्हाइट बोर्ड और ब्लैक पेन से बिजनेस करना चालू किया। व्हाइट बोर्ड ब्लैक पेन से बिजनेस करना चालू किया, गोले बना बनाकर लोगों को बताने लगा कि इस तरह से प्लान है। अब मेरा बिजनेस धांधू तो नहीं चलती थी सेमिनार में, लेकिन आम आदमी जो नीचे बैठा रहता था ना, वो गर्दन हिलाता था, मैं भी कर सकता हूं, बोर्ड तो मैं भी ले सकता हूं, पेन तो मैं भी ला सकता हूं, इसमें क्या बड़ी बात है। ये बोर्ड ला सकता है तो क्या बोर्ड में नहीं ला सकता, ये गोले बना सकता है तो क्या गोले में नहीं बना सकता, मैं भी इस बिजनेस को करूंगा। अगर मुकेश कोठारी कामयाब है तो मैं भी इस बिजनेस में कामयाब हो जाऊंगा। अब मेरे बिजनेस में लोग बाग आने लगे, ग्रुप मेरे बढ़ने लगे, बिजनेस तेज गति से बढ़ने लगा और आज मैं आपके बीच में। हेलो,
ऐसा कोई काम मत करना जो डाउनलाइन नहीं कर सकती। एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे आपके घर में आपने एक सेमिनार रखी, मीटिंग रखी, और आप मीटिंग में अपनी डाउनलाइन के लिए आपने नाश्ते का प्रबंध किया। एक समोसा यानी सिंगाड़ा, रसगुल्ला और थोड़ा चिप्स वगैरह इंतजाम कर दिया। अच्छी भावना है, पैसा खर्च कर रहे हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आपने मीटिंग खत्म होने के बाद सबको नाश्ता करवा दिया, अच्छी बात है, तालियां बजनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ गरीब आदमी जब उस प्लान को देखने आता है ना, तो मन में कसम खा के जाता है कि मैं अपने जीवन में कभी भी अपने घर में मीटिंग नहीं करवाऊंगा। क्यों नहीं करवाऊंगा? क्योंकि पैसा खर्च करना पड़ता है, नाश्ता करवाना पड़ता है। अरे मुकेश कोठारी की इनकम पे क्या फर्क पड़ेगा कि अगर मैं सबको एक एक समोसा बांट दूं? लेकिन मेरे भाई, मैं ऐसी कोई डुप्लीकेशन आपके साथ नहीं करना चाहता कि आप जिस भी मीटिंग में जाएं समोसा ही आपको बांटना पड़े। हेलो, ऐसा ही काम करना जिसको आप रेगुलर कर सकते हैं, जिसको आप डाउनलाइन भी रेगुलर कर सकती हैं।